चलिए ठीक है, देखिए अभी हम आप लोगों को क्या बता रहे थे, परमाणु त्रिज्या के विषय में बता रहे थे इसके पहले, और अचानक फिर भूकंप आ गया और मोबाइल गिर गई जिससे वीडियो नहीं बन पाया। चलिए ठीक है, देखिए आगे। अब परमाणु त्रिज्या ये जो है तत्व का आवर्ती गुण होता है ना। आवर्ती गुण इसलिए है क्योंकि वर्ग की संख्या बदलने के साथ साथ या आवर्तों की संख्या बदलने के साथ साथ इनके मान में क्या होता है, परिवर्तन। तत्वों के आवर्ती गुण किन्हें कहेंगे? जो वर्ग संख्या बदलने के साथ साथ या आवर्तों की संख्या के बदलने के साथ साथ उनके मान में क्या हो, परिवर्तन। तो परमाणु त्रिज्या देखें, जब हम बाएं से दाएं जाएंगे, है ना, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या चाहे जो हो, परमाणु त्रिज्या हो या आयनिक त्रिज्या हो, उसका मान घटेगा, घटेगा, है ना। और जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। कारण आप दोनों का अगर कहीं पूछेगा तो बाएं से दाएं जाने के लिए प्रभावित करता है कौन, जब, और ऊपर से नीचे आने पर कौन प्रभावित करता है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि कोष की संख्या। तो अगर इसका अभी हम समझा देंगे, लेकिन अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना होगा, अगर आपको इसका आंसर देना होगा, लिखना होगा, तो कैसे आंसर लिखेंगे? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश यानी जेफ का मान क्या होता है, बढ़ता है। जेफ का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाएंगे तो जेफ का मान क्या होता है, बढ़ता है। ओके। अगर बाएं से दाएं जाने में किसी भी चीज में परिवर्तन होता है तो उसका उत्तरदायी कौन होता है, जेफ ना। आंसर दे ले जाएंगे। अभी ये बोला जाए बाएं से दाएं जाने पर बाढ़ आ जाती है ना। सपोज कि बाएं से दाएं जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या आ जाती है, बाढ़। बाढ़ आने का कारण कौन है, जेफ, है ना। बाएं से दाएं जाने पर कुछ भी होगा उसका कारण कौन होगा, जेफ का बढ़ना, है ना, नाभिकीय आवेश का बढ़ना। अभी वो समझा देंगे हम, एक कारण ये दीजिएगा ना, बात समझ में आई ना। और ऊपर से नीचे जाने पर अगर कोई चीज परिवर्तित हो रही है तो उसका कारण कौन होगा, कोष की संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या। तो आप बोलोगे ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि कोष की संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर? चलो अब इसको हम समझाते हैं आपको, घटेगा तो। ओके, चलिए लो अभी बाद में बना लेंगे। बाएं से दाएं जाते हैं जब, क्या होगा, कोई चल तो रहा होगा ना वीडियो, कैंसिल कर दीजिएगा, चल रहा है ना। चलो, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, जैसे पहले आवर्त में पहला क्या है, पहला तो क्या है, हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, ओके। इसमें नाभिक का कोष होता है, एक कोष में हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम की बात करें तो इसमें भी एक कोष होता है लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? चलो दूसरे आवर्त में आते हैं, कौन सा तत्व है, लिथियम ना, पहला। लिथियम में कई कोष होंगे, दो, है ना। नाभिक हो गया, नाभिक में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन, एक। उसके बाद क्या आता है, बेरिलियम, 2 2। फिर उसके बाद जो है आते हैं, बाएं से दाएं ही चल रहे हैं। देखिएगा ये बेरिलियम हो गया, सॉरी ये लिथियम हो गया, ये बेरिलियम हो गया, और ये क्या हो गया, बोरान हो गया। अब इसमें 2 है और इसमें क्या है, 3, है ना। यहाँ पे दिख रहा है, वीडियो में आ रहा है यहाँ पे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, ये नाभिक हो गया, फिर इसके बाद जो है क्या आ रहा है, इसमें 2 हो गया, इसमें कितना हो गया, 4। ये बोरान के बाद क्या आता है आपका, इसमें देखिए कुछ दिख रहा है आपको। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो कोष संख्या उतनी ही रहती है। देखिए कोष संख्या क्या रहती है, उतनी ही रहती है। 2 ही कोष है ना सब में, बाएं से दाएं जा रहे हैं, कोष संख्या में वृद्धि नहीं होती है। तो इसका मतलब परमाणु त्रिज्या किसे कहेंगे, केंद्र से उसके आखिरी कोष तक की ना, केंद्र से उसके आखिरी कोष तक की दूरी, केंद्र से उसके आखिरी कोष तक की दूरी, केंद्र से उसके आखिरी कोष लगभग वही। तो यहाँ पे जब 2 ही कोष है तो आपका कहना ये होना चाहिए कि सर तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि आप क्या कह रहे हैं, घटे। कोष तो वही है ना, उतने ही है। बात हमारी समझ रहे हैं ना भाई। अगर हम बात करें जो है जैसे आपका हाइड्रोजन का, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन, और फिर दूसरा क्या होता है, हीलियम होता है।
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों की त्रिज्या यहाँ से केंद्र से कहाँ तक? आखिरी कोष तक। केंद्र से आखिरी कोष तक की त्रिज्या, दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे ना। अब बोलेंगे सर दोनों में जब एक ही कोष है तो दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, लेकिन घट जा रही है, क्यों घट रही है? हमने क्या कहा? घट रही है क्यों? तो वो जब है क्या, ये समझिए, है ना। इसमें कितना कितना प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन। इस पर एक आवेश, धन आवेश। इसमें कितने प्रोटॉन है? 2। इसमें 2 यूनिट धन आवेश है। अब 1 यूनिट धन आवेश इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेज आकर्षित करेगा या 2 यूनिट धन आवेश इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा? 2 यूनिट। इस 2 यूनिट मतलब ये जो ज्यादा बढ़ रहा है धन आवेश, ये बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा क्या करता है? आकर्षित करता है। आकर्षित करने का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ खींचता है। तो अपनी तरफ खींचने के कारण इलेक्ट्रॉन जब कम है तब तक तो फैला हुआ है, लेकिन जब जोर लगा के खींचता है तो इसमें जो है थोड़ा संकुचन हो जाता है। ये परमाणु कक्षक किसकी तरफ चला आना शुरू हो जाता है? नाभिक की तरफ। किसकी तरफ आना शुरू हो जाता है? नाभिक की तरफ। तो इसलिए ऑटोमेटिक जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटी नहीं हो जाएगी? समझ में आया? जब बढ़ने का मतलब समझ में आया क्यों? जब बढ़ेगा तो वो बाहर के परमाणु मतलब बाहर के कक्षक को क्या करेगा? अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। अपनी तरफ क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। बात समझे नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ये परमाणु कक्षक थोड़ा सा क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा, खिसक आएगा। किसकी तरफ? नाभिक की तरफ। और उसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घट जाएगी। ओके, बात समझ में आई नहीं? लेकिन अब ऊपर से नीचे जाएंगे, ये पहला तत्व है, पहला आवर्त हो गया। ऊपर से नीचे जाने का मतलब पहले आवर्त की बात किसमें आएगी? दूसरे आवर्त में। दूसरे आवर्त का पहला तत्व कौन सा है? लिथियम है ना। लिथियम हो गया। लिथियम में कितने कोष होते हैं? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। जब ऊपर से नीचे आएंगे, हाइड्रोजन के नीचे कौन सा है? लिथियम। इसमें एक ही कोष है। अब इसमें कोष की संख्या क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। 2 कोष बढ़ जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो है नाभिक आवेश काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट जब कोष की ही संख्या बढ़ जा रही है तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आया ना? इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। और उसके उसका उत्तरदायी कौन होता है? क्या चीज? जेफ नहीं, उसका उत्तरदायित्व होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि कोष की संख्या। बाएं से दाएं के लिए उत्तरदायी कौन होता है? जेफ। अगर कोई चीज बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है तो ऊपर से नीचे जाने पर वो घटेगी। अगर बाएं से दाएं जाने पर घट रही है तो ऊपर से नीचे जाने पर वो क्या होगी? बढ़ेगी। और दोनों का आंसर अगर आपको देना होगा तो आंसर दे ले जाएंगे ना। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है क्योंकि जेफ का मान क्या होता है? बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर कोई भी चीज, बात तुम्हारी सुनिए ना, कोई भी चीज बाएं से दाएं जाने पर अगर बढ़ती है तो उसका कारण क्या बोलोगे? जेफ का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर कोई चीज घटती है तो उसका कारण क्या बोलोगे? जेफ का मान बढ़ता है। जेफ का मान हमेशा ही बढ़ेगा बाएं से दाएं जाने पर। उसी के बढ़ने पर कोई चीज बढ़ जाती है तो कोई चीज घट जाती है। बात समझ में आया ना? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बाकी और आप लोग जो है बुक में पढ़ लेंगे, कुछ चीजें और आपको समझानी है इसमें। जैसे समझ लीजिएगा, तब ध्यान दीजिएगा। आयनन ऊर्जा है ना, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ओके, या आयनन विभव, यह समझिए क्या है? किसी तत्व के, है ना, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कोष से या अंतिम कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना, निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा या खर्च की गई ऊर्जा वो क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा। ठीक ना? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ठीक ना? जैसे हम बात करते हैं किसी भी परमाणु का, जैसे 11 का ले लेते हैं, 11 सोडियम, 2 8 1। अगर हम इसको बनाएं, ये बनेगा पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना आएगा? 1। अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन। ठीक ना? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ओके, अब समझिएगा, बाएं से दाएं जाने पर
बाएं से जाए, अच्छा एक अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसे प्रथम आयनन ऊर्जा I1 से डिनोट करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो I2 होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो I3, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये भी समझ गए होंगे। अब इसमें हम बता दें इसका क्या हुआ होगा, बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो ये बढ़ता है, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है, और नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटता है। आंसर दे ले जाएंगे, परमाणु त्रिज्या का उल्टा है ना, परमाणु त्रिज्या का उल्टा है। आंसर दे ले जाएंगे कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है ना। सभी कारणों के लिए, सभी मतलब क्रियाओं के लिए दो ही कारण उत्तरदायी होंगे। बाएं से दाएं के लिए जेड उत्तरदायी होगा, ऊपर से नीचे जाने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर इनका मान कहीं पे अपवाद के रूप में, कुछ एक्सेप्शन है वो समझिएगा, है ना, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ पे आएगा, देखिए हर कोई तत्व जो है, हर कोई तत्व का परमाणु जो होता है वो अपनी अस्थायी अवस्था को पाना चाहता है। अस्थायी अवस्था का मतलब क्या हो गया कि वो ना तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहे और ना ही उसको लेना चाहे, ना लेने की जरूरत हो ना ही देने की जरूरत हो, है ना। परमाणु के उपकोष में अस्थायी अवस्था दो प्रकार से आती है। एक तो जब उसके उपकोष के सभी ऑर्बिटल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी ऑर्बिटल दो दो इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। बेसिक केमिस्ट्री में परमाणु संरचना जो है पहले हमने बता दी है ना, उसको आप सीखिएगा। क्या बता रहे हैं कि तत्वों के परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के आधार पर उनकी अस्थायी अवस्था दो प्रकार से आती है। एक तो उपकोष के सभी कक्षक क्या हों, दो दो इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे हों, या सभी उपकोष क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे, है ना। ये दोनों किस अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, अस्थायी अवस्था। अस्थायी अवस्था में परमाणु होने पर ना तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ना ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करना चाहता है ना। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा है फिर भी निकालेंगे तो जबरदस्ती निकालेंगे, और जब जबरदस्ती काम करेंगे तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर इन दो अवस्था में हम आए, इन दो अवस्थाओं में हम अगर आते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी उसका आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमको जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, और जबरदस्ती निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। बात समझ में आई। अब हम आपको कुछ चीजें दिखाते हैं, वो समझिएगा आप लोग। जैसे देखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, ओके। बात समझिए, हम बाएं से दाएं दूसरे आवर्त में चल रहे हैं, दूसरे आवर्त में, दूसरा आवर्त है पहला लिथियम है, कितना परमाणु क्रमांक होता है, दूसरा कितनी कौन है भैया, 4 के बाद चौथा कौन नंबर आता है, बेरिलियम। 5 कौन नंबर आता है, 6 कौन नंबर आता है, कार्बन। 7 कौन नंबर आता है, 8 कौन नंबर आता है, 8 का नंबर, 9 का नंबर क्लोरीन। अब जरा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, है ना। लिथियम का क्या होगा, 1s2 2s1, है ना। इसका क्या आएगा, 1s2 2s2, है ना। बोरान का कितना होगा, 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर 2p1, क्लियर। फिर उसके बाद कार्बन का कितना आएगा, 1s2 2s2 2p। नाइट्रोजन की बात करें, 1s2 2s2 2p। ऑक्सीजन की बात करें, 1s2 2s2, वीडियो में आ रहा है यहाँ पे 2p4 को भैया, ये तो हुआ, ये ऑक्सीजन का है। क्लोरीन का ऊपर कर दे रहे हैं, देखो 1s2 2s2 2p कितना आएगा यहाँ पे, ओके। और लास्ट का फ्लोरीन के बाद 10 नंबर पे कौन आता है, नियॉन। क्यों जी, ये 1s2 2s2 2p
ये किसका है? नियॉन। हमने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। हम बाएं से दाएं जाने पर देखना चाह रहे हैं कि क्या आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। अस्थायी अवस्था अगर होगी तो बढ़ेगा, अस्थायी अवस्था होगी तो बढ़ेगा। क्लियर हुआ? अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में है उसी का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 2s में है तो इसका स्ट्रक्चर, s में एक ही कक्षक होता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन। ये लिथियम का हो गया, ओके। और फिर ये इसका अंतिम कक्षक किसका है? बेरिलियम का। बेरिलियम का एक ही है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों जी? क्लियर? और फिर उसके बाद बोरान में आते हैं। बोरान का p है, p में 3 कक्षक होते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? एक। ठीक ना? बोलिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर अगला क्या है? अगर हम बात करें किसकी? कार्बन की। कार्बन का कौन सा है? ये 2p2। इसमें 3 है, ये हो गया, है ना? समझे नहीं? फिर उसके बाद ये कार्बन का हो गया। नाइट्रोजन का चलिए भरिए, 1 2 क्लियर हो गया? ये कौन हो गया? नाइट्रोजन। समझे ना? नीचे बना देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर ऑक्सीजन का देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन कितने भरने हैं? 4। ऑक्सीजन का देखिए 2p4। फिर फ्लोरीन की बात करते हैं हम लोग, है ना? और ध्यान से समझिएगा, एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन मतलब कि अपवाद है ना? उन अपवादों को हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये आपका फ्लोरीन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। फिर लास्ट में कौन है? नियॉन। पूरा भरा हुआ है ना, 6 इलेक्ट्रॉन को भी है। ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। हम कह रहे हैं बाएं से दाएं जाएंगे, आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा का मान इसलिए बढ़ेगा क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा। अच्छा, आयनन ऊर्जा के लिए हमने एक चीज और सिखाया, अस्थायित्व का और अस्थायित्व। अगर अस्थायी परमाणु होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन होगा और उसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना? और अगर अस्थायी परमाणु होगा तो उसकी आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, यानी कम ऊर्जा लगा करके ही वहां से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता आसानी से, है ना? चलिए हम बात करते हैं लिथियम और बेरिलियम की, दोनों की बात है। लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका पूरा दोनों भरा हुआ है। अस्थायी कौन है? बेरिलियम। ये पूरा भरा हुआ है, तो ये अस्थायी है, तो इसकी आयनन ऊर्जा का मान लिथियम से क्या होगा? ज्यादा। अब हम कंपेयर करते हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बढ़ रहा है ना। अब बेरिलियम और बोरान का कंपेयर करते हैं। बेरिलियम अस्थायी है कि बोरान अस्थायी है? बेरिलियम। फिर से बेरिलियम अस्थायी नहीं, इसका पूरा भरा हुआ है, इसका तो एक ही भरा हुआ है, ये अस्थायी है ना। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन ही अगर निकालना है तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसके इलेक्ट्रॉन को कम। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप दिखा देंगे, दिखाएंगे, पूछेगा बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, लेकिन बेरिलियम का बोरान से क्या होता है? अधिक होता है। बेरिलियम का बोरान से अधिक होगा। क्यों? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि बेरिलियम परमाणु बोरान से ज्यादा अस्थायी है, इसलिए बेरिलियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने में बोरान के अंतिम इलेक्ट्रॉन के निकालने से ज्यादा ऊर्जा की क्या होगी? आवश्यकता होगी। इसलिए बेरिलियम की आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बेरिलियम का क्या होगा? ज्यादा होगा बोरान से। अपवाद एक मिला। चलो बोरान और कार्बन में कंपैरिजन करते हैं। इलेक्ट्रॉन कार्बन में बढ़ रहे हैं, इसके ज्यादा कक्षक खाली हो, इसके कम कक्षक खाली। अस्थायी कौन हुआ? कार्बन हुआ ना। कार्बन ज्यादा अस्थायी हो, बोलो भाई। नाइट्रोजन बोरान कम, यानी कार्बन की आयनन ऊर्जा बोरान से क्या होगी? अधिक होगी। बाएं से दाएं जा रहे हैं पढ़। कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन में ज्यादा खाली है, नाइट्रोजन में नहीं खाली है, ये अस्थायी अवस्था में है। तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा? ज्यादा, है ना। अब ये नाइट्रोजन जो है अस्थायी अवस्था में आ रहा है, इसी कारण नाइट्रोजन गैस क्या होता है? ये अस्थायी अक्रिय जैसा व्यवहार करता है।
इसलिए बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। उसका कारण यही है कि इसके कोष के सभी ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरे होते हैं। यानी ये किस अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, अस्थायी अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया ना? अस्थायी है लेकिन अस्थायी में जा रहे हैं। हाँ नहीं, ये अस्थायी है नाइट्रोजन। हमने बताया क्या था, उपकोष की दो अस्थायी अवस्थाएं होंगी, या तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे हो या फिर दो दो इलेक्ट्रॉन से। ये अस्थायी अवस्था में नहीं आ गया, बात समझे ना? अब उसके बाद हम तुलना करते हैं नाइट्रोजन और किसकी, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का तीनों इलेक्ट्रॉन भरा है, ये अस्थायी अवस्था में है, और ये किस अवस्था में आ रहा है, अस्थायी अवस्था में। तो ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी या नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ना। फिर यहाँ पे क्रम चेंज हो गया, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से ज्यादा अस्थायी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से दिखा दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि नाइट्रोजन परमाणु क्या कहते हैं, ऑक्सीजन परमाणु से ज्यादा अस्थायी अवस्था को प्रदर्शित करता है। अर्थात नाइट्रोजन में अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि ऑक्सीजन में कम, है ना? अब आगे चलते हैं। फ्लोरीन जो है, इसका एक कोष और बढ़ गया, एक का चक्र और बढ़ गया। ये जो है ऑक्सीजन से ज्यादा अस्थायी हो गया, यानी इसका मान ज्यादा होगा। और नियान के तो सभी भरे हैं, तो सबसे ज्यादा अस्थायी है, तो ये आपका क्या हो गया। तो बाएं से दाएं जाने पर दो जगह एक्सेप्शन मिल गया। कहाँ कहाँ? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक्सेप्शन है, और कहाँ, बेरिलियम और बोरान में ना। बात समझ में आ गई कि नहीं? आयनन ऊर्जा के लिए बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब उसके बाद इसी पे लगे हाथ हम आपको बताते हैं बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा है ना, इसको बाधे, हाँ बंधन ऊर्जा बाधे आने के लिए या दूसरी चीजें हैं इसमें। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो कौन सी ऊर्जा होगी, आयनन ऊर्जा। अब इलेक्ट्रॉन अगर हम डालेंगे उस परमाणु में, अगर इलेक्ट्रॉन हम प्रवेश कराएंगे तो जो ऊर्जा आवश्यकता होगी या उत्सर्जित होगी वही क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा। तो किसी परमाणु में क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए, हाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए, वैसे विलगित निकाय बोला जाता है। विलगित निकाय जानते हैं किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, तो बता दो। विलगित बहुत पढ़ने पाओगे, एनसीईआरटी पाओगे। तो देखो ज्यादातर जो फिजिकल या केमिकल जो रूल्स फॉलो होते हैं वो विलगित निकाय में ही। हाँ विलगित है ना। अब देखो एक चीज और ये भी जानो कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो आपको लॉ बताए जाते हैं, वो लॉ जो है हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर 100% फॉलो नहीं होते। थोड़ी बहुत चीजें जो होती हैं वो त्रुटि रह जाती है ना, थोड़ा बहुत उसमें एरर रह जाता है। 100% जिस पर फॉलो होता है उसको हम आदर्श ऑब्जेक्ट मतलब आइडियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, आदर्श निकाय बोलते हैं उसको, समझे ना। और आदर्श निकाय जो होता है वो सिर्फ काल्पनिक होता है, ओके। और आदर्श निकाय में से ही एक आता है विलगित निकाय। विलगित निकाय पर भी मैक्सिमम रूल फॉलो हो जाते हैं ना। तो जो रूल वगैरह जब भी किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी निकाय के लिए, निकाय समझ रहे हैं ना, जिसका हम अध्ययन कर रहे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। जैसे इस बोर्ड का अगर बोर्ड के विषय में पढ़ने लग जाएंगे तो बोर्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा, निकाय हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमारे विषय में अध्ययन करने लग जाओगे तो हम एक निकाय हो जाएंगे। मोबाइल के विषय में, मोबाइल आपके विषय में अध्ययन कर रहे हैं तो आप एक निकाय हो जाओगे। मतलब जिसके विषय में जिस टॉपिक उस टॉपिक में अध्ययन कर रहे हैं वही क्या हो जाता है, निकाय हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। समझ में आया ना आपका, क्लियर हुआ। विलगित निकाय का मतलब एक ऐसा निकाय जिसका एटमॉस्फेयर से कोई संपर्क ना हो, बिल्कुल एटमॉस्फेयर से क्या हो जाए, अलग हो जाए, वायु वातावरण से वो अलग हो, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, विलगित निकाय। समझ में आया ना, बात समझ रहे हैं ना हमारी। विलगित किसे कहेंगे, जिसका भी अध्ययन हम कर रहे हैं उसका बाह्य एटमॉस्फेयर से क्या हो, संबंध ना, संपर्क ना हो, ठीक ना। तो ऐसी जगह ऐसा वो बनाइए कि जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है उससे उसका रिलेशन ना बने। क्लियर हो गया ना यहाँ पे, समझ में आया ना। तो यहाँ पे बंधन ऊर्जा किसे कहेंगे, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, बंधन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा कहेंगे, समझे ना। तो जैसे आयनन ऊर्जा का मान जिस तरफ बढ़ता घटता है वैसे बंधन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, उसी तरफ बढ़ेगा और घटेगा। आयनन ऊर्जा जिस तरीके से अस्थायी और अस्थायी परमाणु को फॉलो करता है उसी प्रकार से बॉन्ड एनर्जी यानी कि बंधन ऊर्जा भी जो है अस्थायी और अस्थायी को क्या करता है, फॉलो करता है।
जहां जहां आयनन ऊर्जा का तो जा- ऐसे एकदम जाने दो। अब थोड़ी और बताना है, हम क्या बोल रहे थे, जहां जहां आयनन ऊर्जा फॉलो कर रहा था वहीं वहीं किसको कौन फॉलो करेगा, बंधन ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। जहां जहां आयनन ऊर्जा का मान बढ़ रहा था वहीं वहीं बंधन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। और वही चीज जहां आयनन ऊर्जा में जो है अपवाद था, जहां बेरिलियम और बोरान में अपवाद था और किसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अपवाद था, वही अपवाद तुम्हारे बंधन ऊर्जा के लिए भी रहेगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अगर आपसे कभी पूछा जाए नाइट्रोजन फैमिली पढ़ोगे, उसमें क्वेश्चन बन के आ सकता है ना, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ना भी है आगे, उसमें बन के आ सकता है कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा या बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा या बंधन ऊर्जा का मान बोरान से क्या, सॉरी ऑक्सीजन से क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है ना, अधिक होता है। क्यों, तो उसका कारण आप क्या दोगे, क्या नाइट्रोजन परमाणु जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऐसे पूरी जो है संरचना बना करके दिखाना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से ज्यादा से क्या होता है, से ज्यादा अस्थायी होता है ना, बात समझ रहे हैं ना, नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से ज्यादा अस्थायी होता है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा या बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, मतलब सॉरी ऑक्सीजन से क्या होता है, ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन और कभी नाइट्रोजन फैमिली पढ़ोगे, एक क्वेश्चन और बन के आएगा, नाइट्रोजन अक्रिय गैस जैसा व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि इसमें दो कोष है ना, दो कोष होते हैं, कौन कौन सा, पहला और दूसरा, मतलब 1s 2s और 2p। तो इसका जो 2p होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है, यानी कि इसका अंतिम कोष जो होता है वो पूर्ण रूप से एक एक इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, यानी ये अस्थायी अवस्था को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, इसलिए ये कैसा व्यवहार करता है, अक्रिय गैस, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से दिखाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसका अंतिम कोष जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरा है, जो कि एक अस्थायी अवस्था को प्रदर्शित करता है, इसलिए यह अक्रिय गैसों जैसा व्यवहार करता है। तो बल्ब वगैरह में कौन सी गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, ये क्वेश्चन में आता है कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है। लेकिन नाइट्रोजन भी भरते हैं ना, नाइट्रोजन कैसा व्यवहार करता है, अक्रिय गैस जैसा। ओके, समझ में आया ना। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली, लेकिन उसके पहले हम आप लोगों को कुछ डोज देंगे, है ना, तो समझाएंगे कि रिएक्शन कैसे बनाए जाते हैं, है ना। अब इसके बाद की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। अब आपको हम बताएंगे कि पहला नंबर तो कंपाउंड का नाम कैसे पढ़ा जाता है, कंपाउंड नेम कैसे पढ़ा जाता है, कंपाउंड बनाया कैसे जाता है, कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, है ना। और कंपाउंड आपस में मिल करके जो है क्या बनाते हैं, अदर कंपाउंड बनाते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, है ना। और केमिकल रिएक्शंस को याद करने के आसान तरीके अभी हम एक दो वीडियो में उसको सिखाएंगे, तब आपको नाइट्रोजन फैमिली, ताकि नाइट्रोजन फैमिली बताएं तो तुरंत का तुरंत आपका याद होता चला जाए। ओके, समझ में आया ना, आज का ये वीडियो समझ में आया, क्यों जी, तो चलिए फिर बंद करिए।